अस्सलामुअलैकुम नासरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। नासरीन, बात करेंगे साल 2025 का आखिरी सूरज गुरूब हो चुका है। कई मुल्कों में नया साल भी शुरू हो चुका है और इस साल नौ का भरपूर इस्तकबाल हो रहा है और खूब जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी चंद ही घंटों बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, मगर इस साल के आखिरी दिन पाक भारत कशीदगी से मुतालिक कुछ गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। आज बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसकी तवक्को हमें नहीं थी। मार्का बयान मरसूस के बाद पहली बार पाकिस्तान और भारत के आला सतही रहनुमा आमने सामने आए। इस मौके पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास पहुंचे, उनसे मुसाफा किया, जो हालिया हालात के तनाजुर में एक गैर मुतवक्के कदम समझा जा रहा है। ये वही भारत है जो मई में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान से हर किस्म के सियासी और सफारती रवाबित खत्म करने का ऐलान कर चुका है और जिसने अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं दी थी, उन्हें रोक दिया था। ताहम आज उसी भारत का वज़ीर ख़ारजा एक पाकिस्तानी रहनुमा के सामने मुस्कुराते हुए खैरियत दरियाफ्त करते नजर आया, जिससे भारतीय पॉलिसी में तजाद वासे हो चुका है। ये मुलाकात बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे के मौके पर हुई, जहां चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। ये महज एक गैर रस्मी मुलाकात थी, बल्कि एक वाज़े इशारा है कि भारत की जारहाना और ज़िद की पॉलिसी ज़मीनी हक़ाइक़ के सामने कमज़ोर पड़ चुकी है। जो भारत कल तक पाकिस्तान को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, बुरा साबित करने की कोशिश कर रहा था, आज वही भारत खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाता दिखाई देता है, जो उसकी बदलती मजबूरियों और सफारती दबाव की खामोश गवाही भी कही जाती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं आप? पाक भारत रहनुमाओं की ये गैर रस्मी मुलाकात कितनी बड़ी पेशरफ्त है? एक तरफ भारत जो कि अपने खिलाड़ियों को हाथ नहीं मिलाने दे रहा था, आज उनके वज़ीर ख़ारजा खुद चल कर आए, मुसाफा किया, खुशगवार तरीके से बातचीत की। देखिए, जाहिर है कि पाक भारत मामलात जब भी हों तो वो गैर मामूली बन जाते हैं कि हमें तो वो कुछ समझते नहीं थे और समझते थे कि दुनिया भी बात उनकी समझती है और सुनती है, लिहाजा उन्होंने पहलगाम का ड्रामा किया और फिर जो कुछ हुआ। तो एक तो इसहाक डार का ना जाना और वहाँ अयाज सादिक का जाना, जाहिर है इसहाक डार की यहाँ पे कुछ ऐसी एंगेजमेंट थी और ये पता होता है दोनों ममालिक को कि कौन किसकी तरफ से आ रहा है। तो इनका चल के आना भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इस बात की गमाजी थी कि ये तो साइड से गुजर जाने वाले लोग थे कि जो कुछ दुनिया में उनको हजीमत उठानी पड़ी और पाकिस्तान ने, अभी आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ की एक वीडियो मौजूद है, वो बाहर कहीं खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम है दिफा का और हमने उससे इंडिया को मात दी है। तो वो इंडिजिनस से मुराद वो थी जो जिसको चमत्कार कहेंगे ना, जो हमने जंग में दिखाया कि वीडियो गेम की तरह हमने इनके जहाज उड़ाए और इनको उठने नहीं दिया। इनका हमने तमाम SU-400 भी उड़ाया, दिफाई निज़ाम भी, और चंद मिनटों में हमने ये काम किए। तो वो इनकी समझ से बाहर थे। ये तो देख रहे थे JF थंडर को, J-10C को, उसके मिसाइल की रेंज को 150 तक। तो उसमें चाइना का इस हद तक बहुत अच्छा किरदार है कि वो हमें हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें तैयारों में जिस चीज़ में भी हम चेंज करना चाहें करें। लेकिन जो साइबर वारफेयर थी ना, वो हमारी अपनी थी। हमारा दुनिया के इंटरनेट से भी कोई ताल्लुक नहीं था। जिस तरह हमने जंग लड़ी और हम बड़ी तफसील से इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उसने जहां दुनिया को हैरान किया, वहां इंडिया को परेशान भी किया, हजीमत से भी दो चार किया कि मोदी का अपना फ़ोन बंद था, उनको समझ नहीं आ रही थी, इनकी लाइंस ऑफ थी कि ये हम करें क्या। इनकी 70% बिजली अगर हमने उड़ाई भी थी तो वो चीज़ें इन्होंने बहुत जोर लगाया। 2-3 दफ़ा इस 10 मई के बाद से इन्होंने ट्राई की है और हमारे शाहीनों को भी चौकस पाया और सिस्टम को भी कि हम किस तरह इनको पैरालाइज करते हैं। हमने जहां ये किया था कि ट्रंप ने बात की कि जी ठीक है, आप उस पर आमादा हो जाएं,
जंगबंदी पे, तो हमने कहा ठीक है, हम तो, हमारा तो पल्ला ही भारी था कि उनकी तो फौज और जो एयरफोर्स है वो 400 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी, उनका जहाज कोई नहीं उड़ रहा था उस दिन 10 मई को, कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो हमने जो हासिल करना था साइबर अटैक से वो हमने लिया। इनके हमने ईमेल्स तक हैक किए डिफेंस मिनिस्ट्री के, इनके अगले 10 साल के प्लान वो उनको चेंज कर रहे हैं, कुछ उनको हमारा अंदाजा हुआ, तो जाहिर है हम तो उससे आगे जाएंगे ना, अब पीछे तो नहीं जा सकते। अल्लाह के फजल से कि जो कुछ हमारी टीम ने किया, हमारी पाक फिजाइया के शाहीनों ने किया, हमारी मुसल्लह अफवाज ने किया, फतेह मिसाइलों ने जो कुछ किया इनके साथ, हमने इनके उसके नेवी का जो इनका विक्रांत है, आई थिंक, जो हमने उसको भी टारगेट कर लिया था कि हमने इनके साथ क्या करना है, और हमने इनको बताया था, और 2-3 दफा तो आप दोस्त हम इनकी पहले भी टारगेट करके इनको बता चुके थे। और टारगेट करने का मतलब ये होता है कि बस आपने जब पकड़ ली, आप दोस्तों छुपी हुई है जब तक, तब तक छुपी हुई है। तो जयशंकर का आना, अगर तो उनके जहन में कुछ है बातचीत का कोई बढ़ने का रास्ता, तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा अहम एक नई चीज ये हुई कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उसको ट्वीट किया है खुद इस मुलाकात को, जयशंकर और अयाज सादिक की, कि वो अयाज सादिक की तरफ चल के भी गए, तो बांग्लादेश ने भी दिखाया कि कहां इंडिया पहुंचा हुआ है, क्योंकि वो प्लीज करने के लिए तो गए हैं ना वहां, क्योंकि इन सब पार्टियों को वो जीरो कर चुके हुए थे हसीना वाजिद के मुकाबले में। बेगम खालिदा जिया की पार्टी, वो उनके लोग सब, पूरी अपोजिशन अंदर थी, और इंडिया उसकी पूरी तरह बैक कर रहा था हसीना वाजिद की। तो अब इनको आना भी पड़ा। मेरा ख्याल है खित्ते में काफी अच्छी सिचुएशन 2026 में पाकिस्तान के लिए दिफाई मैदान में भी आएगी, और ओवरऑल एक जो इंडिया का तासुर था वो तो टूट गया ना 10 मई को पूरी दुनिया में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 2026 पाकिस्तान का इस लिहाज से खित्ते में भी एक नया उभरता हुआ किरदार आप और हम देखेंगे इंशाअल्लाह। आया साहब, आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये मुलाकात होना? और दूसरी बात ये कि क्या वाकई भारत को एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान को नजरअंदाज करके नहीं चला जा सकता खित्ते में? ये तो नहीं हो सकता कि अचानक आमने सामने आए और मुसाफा कर लिया गया। जाहिर है ये चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं, इस पे खासी डिबेट होती है कि वहाँ चूँकि पाकिस्तानी वफ्द से भी कोई आया होगा, और इसहाक डार की जगह चले अयाज सादिक चले गए, और यहाँ से इंडिया का फोस्टर जा रहा है। मतलब ये एक तो इम्पोर्टेंस इसकी आप समझ लें कि उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, इस वक्त जो बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात और हालात चल रहे हैं, उसकी भी गमाजी है कि उन्होंने जयशंकर, आप सबको पता है हमें कि वो मोदी जी की आंख का तारा है, वो आम वो नहीं है कि बस जस्ट फॉरेन मिनिस्टर है उनका, वो बहुत करीबी ताल्लुक मोदी जी से, और मतलब वो जो एक किचन कैबिनेट कहते हैं ना, उसका एक रुकन हो, और वो इस तरह आके और फिर खुद चल के आए, मतलब ये उससे भी बड़ी बात है। नो डाउट ये जंगे मई की बरकत है, उससे बहुत कुछ बदला है। दूसरा, इंडिया को शायद अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये एहसास अब होना शुरू हो गया हो कि खित्ते में कम से कम आइसोलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, क्योंकि वो वहाँ उनकी गवर्नमेंट अपनी हमायती बैठी हुई थी जब तक हसीना वाजिद थी। हसीना वाजिद के जाने के बाद बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई, और वो हालात बांग्लादेश के ऑलमोस्ट उसी तरह से इंडिया के साथ हो गए जो पाकिस्तान के साथ हैं। यकीनन वो जो एक मसनूई वहाँ दूरियां पैदा की गई थी पाकिस्तान के साथ, हसीना वाजिद के दौर में वो दूर होनी थी, जब भी वो ये चेंज आनी थी, और उसके बाद हमने देख भी लिया वो गर्मजोशी जो कभी हुआ करती थी वो खालिदा जिया मरहुमा के दौर में, वो वापस आई। और उसके बाद आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात चलें, अभी मिसाली उस तरह से नहीं हुए होंगे, वो टाइम लगता है, ज़ाहिर है इतना बड़ा गैप बीच में आया हुआ था, लेकिन बेहतरीन कम अज़ कम वो नज़र आ रहे हैं। तो इन हालात में जयशंकर का इस तरह से आना, अयाज सादिक साहब से मिलना, उनसे मुसाफा करना, और फिर वो जो इतलात आई हैं कि खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। और मैं समझता हूं कि इंडिया को अब ये इससे आगे बढ़ना चाहिए। उनको अब किसी लेवल पे पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए। देखें, खित्ते में हमसाये जो होते हैं ना, उनके दरमियान ताल्लुकात का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए, इधर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को नुकसान हो रहा है इस चीज में। एक ट्रेड आपको पता है वो इंडिया से भी चीजें चलती हैं, यहां से वहां जाती हैं। ये दोनों मुल्कों के आम लोगों के लिए भी अच्छी पेशरफ्त हो सकती है।
दुआ करें नए साल में मोदी जी को अल्लाह अकल दे दे। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि मोदी साहब को अकल आएगी? क्या ये वाकई आगे बेहतरी की जानिब जाएंगी जो आज पेशरफ्त हुई है, या फिर इसके पीछे भी मोदी की कोई चाल हो सकती है? देखिए, अकल की तो अपनी जगह अहमियत होगी। अकल से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उनकी अना ख़त्म हो जाए। अकल तो उनके पास है, अकल हमारे पास भी है। आप पाकिस्तान में या भारत में किसी छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो ये बात करेगा कि हम दोनों मुल्क अगर में दोस्ती हो जाए तो इन दोनों मुल्कों के आम आदमी का फ़ायदा है, इन दोनों मुल्कों की आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। हमारे मुल्क, इन दोनों मुल्कों के जो मसाइल हैं उसका एक बहुत बड़ा सबब जो है हम दो मुल्कों के दरमियान तनाव और कशीदगी है। अगर ये हम दो मुल्क एक हो जाते हैं, आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं, जेन्युइन मोहब्बतें, एक दूसरे को बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाता है, तो यकीन करें कि इससे अच्छी कोई खबर हो नहीं सकती दोनों मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी। भारत ने पाकिस्तान को ताकत की बुनियाद पर ज़ेर करने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की, वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान हमेशा उस पर हावी रहा। पाकिस्तान दिफाई तौर पे भी उसके ऊपर हावी है, पाकिस्तान नफसियाती तौर पे भी उसके ऊपर जो है वो हावी है। तो ये जो सूरत हाल है, ये दोनों मुल्कों का जो तनाव है, वो दोनों मुल्कों के आम आदमी की खुशी में रुकावट बना हुआ है। हम दिफाई तौर पे भारत से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अददी एतबार से नहीं होंगे, मतलब जो एक अस्करी हिकमत अमली के तहत इसको समझ लें, दिफाई तौर पे भारत हमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जो अस्करी हिकमत अमली हम बनाते हैं उसमें भारत की जो मजबूत दिफा है वो हमारे सामने बेबस हो जाता है, उस लिहाज से मजबूत है। लेकिन हम अपने बहुत सारे वसाइल जो हैं इन तनाव की वजह से आम आदमी पे की खुशहाली पे खर्च नहीं कर पाते। तो अगर ये दोस्ती हो जाती है, और हमें तो खुश फहमी का, खुशगुमानी का ही मुजाहरा करना चाहिए कि उसकी नीयत सही होगी। हम क्यों बदगुमान हो किसी के लिए, उसकी नीयत सही होगी और ये ताल्लुकात हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ के जो है अफगानिस्तान से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। आज की दुनिया में अब लड़ाई के से ज़्यादा मोहब्बतों की ज़रूरत है। मोहब्बतें जो है वो कौमों को ताकतवर बनाती हैं, मोहब्बतें जो है हमारे आपके मसाइल को हल करती हैं, मोहब्बतें जो है वो उससे ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ नहीं होती। मोहब्बत और नफ़रत का कोई मुकाबला नहीं है। नफ़रत से सिर्फ बर्बादी के रास्ते निकलते हैं, तबाही के रास्ते निकलते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के जहन के अंदर भी जो है ना बड़ी अच्छे ख्यालात पैदा करता है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा सोचता है, मुस्बत सोचता है, और वहीं से जो है रियासत की, कौमों की, मुल्क की जो है वो तरक्की के, खुशहाली के जो है ना वो रास्ते, चश्मे फूटते। अगर दोनों मुल्कों में ताल्लुकात काम हो जाए तो, और यकीन करें कि आम आदमी जो है ना वो नहीं लड़ना चाहता, ना वो भारत से लड़ना चाहता है, ना अफगानिस्तान से लड़ना चाहता है। अगर ये भारत और अफगानिस्तान अपनी साजिशें बंद कर दें और ये अपना दिल जेनमन अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो पाकिस्तान को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, एक कदम अफगानिस्तान से भी दोस्ती करनी चाहिए। और ये तो समझ लें इससे अच्छी कोई आने वाले साल में, इससे अच्छी कोई, हाँ, आने वाले साल में जो है ना इससे अच्छी कोई खबर ही नहीं हो सकती अगर इन दो मुल्कों के दरमियान, बल्कि पूरे खित्ते के दरमियान हो जाए, ताल्लुक कायम हो जाए। जैसे यूरोपियन ममालिक के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके दरमियान कोई आपस में ताल्लुक कशीदगी नहीं है, अपने अपने तौर पे अपनी रियासतों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ जो है आंख उठा के नहीं देखते, एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। अगर ये हम 4-5 मुल्क जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब इस तरह एक हो जाए तो फिर तो समझ लें कि लॉटरी खुल जाएगी आपकी सबकी। बिल्कुल ऐसे ही फैसल साहब, पाकिस्तान ने तो हमेशा अमन की ही बात की है, भाईचारे की, मोहब्बत की बात की है और हमेशा यही कहा है कि खित्ते में अमन होना चाहिए। और लेकिन भारत हमेशा से अपनी घिनौनी साजिशें करता है और उसने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की है, लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से भारत खुद उस गड्ढे में गिर गया जिसमें उसने कोशिश की कभी कि वो पाकिस्तान को गिरा सके। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे आज की इस मुलाकात के हवाले से? कितनी खुशाइंद है, आने वाले दिनों में कितनी ये फ़ायदा पहुँचा सकती है, बेहतरी ला सकती है पाक भारत ताल्लुकात में? देखिए, जहाँ तक हैंडशेक का सवाल है तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि क्रिकेट के मैदान में उनके खिलाड़ी हमारे साथ हाथ नहीं मिला रहे थे, अजीब अजीब तरह के जो है वो एग्रेसिव जेस्चर जो है वो कर रहे थे, उनका क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा था, ख़ुसूसन ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत वेलकम मूव है, एक बहुत खुशाइन चीज़ है
लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में जितना कि हम जितना आगे जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। इस वजह से मैं कह रहा हूँ अभी 2023 में गोवा में जो OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बिलावल के लिए जयशंकर ने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनको कहा था कि जी ये टेररिज्म इंडस्ट्री का तर्जुमान है। अच्छा, वहाँ पे भी जो है वो जो रस्मी जो है वो जो मुलाकात तो हुई। उसके बाद आप देखें 2024 में यहाँ पे अगेन जो है वो SCO का जो है आपका सरबराह कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में, तो जयशंकर आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, वो इसहाक डार से भी मिलते हैं। उस वक्त भी हमने मेरे ख्याल में इसी शो में बैठ के बड़ी बातें हो रही थी कि जी शायद ये कोई बर्फ पिघल रही है और कुछ इस तरह से हो रहा है। ये भी कहा गया कि जी क्रिकेट की बातें हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने देख लिया कि क्या कुछ हुआ। अब यहाँ पे ये जो हैंडशेक हुआ है, नो डाउट मैंने कहा खुशाइंद जरूर है, लेकिन इसको ये कहना कि कोई चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है मोदी सरकार की पॉलिसी में, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा। ठीक इस वजह से भी नहीं होगा, इस वक्त आप अगर इंडियन मीडिया को देखें कि वो किस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक जो है ये एक कमरे में बैठे थे लोग और वहां पे उनके साथ जो है वो रस्मी जो है वो हैंडशेक हुआ। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी बैक होम इसका बैकलैश आएगा, जिसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से इंडियन को उनका ब्रेन वॉश किया है, जिस हाइट पे लेके चले गए हैं वो पाकिस्तान दुश्मनी में उनको, तो वहां पे तो पाकिस्तान से बात करना जो है वो कभी कुछ अच्छी खबर सुनी भी नहीं ना, अगर अपने आप को ट्रबल में डालने वाली बात है। और जयशंकर के बारे में तो मशहूर है, वो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेके चलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा कुछ होगा। इतने बरस की एक पॉलिसी सिर्फ एक हैंडशेक से जो है मेरे ख्याल में नहीं चेंज होगी। कुछ डिप्लोमेटिकली भी इश्यूज इंडिया के लिए बने, शायद वो भी एक वजह हो कि उन्होंने थोड़ा सा नरमी दिखाई, लेकिन इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के कुछ हो सकता है। नवीद साहब बोलो इनकार ही समझो। सही, लेकिन नवीद साहब अच्छे की उम्मीद तो की जा सकती है क्योंकि साल बदल रहा है, तो क्या पता मोदी हुकूमत की पॉलिसी में भी कुछ पॉलिसी शिफ्ट आ सके। इलियास साहब आप क्या कहते हैं, क्या साल 9 में मोदी साहब कुछ बेहतर सोच सकेंगे? देखिए जी, मोदी के लिए तो अब जो कुछ उसने किया कि मैं 10 मई के बाद जो सूरत हाल थी, उसके बाद उसके मुल्क में उसके लिए रहना बड़ा मुश्किल है। उस पर जितनी क्रिटिसिज्म होती है उस पर लोग करते हैं, आवाम करती है, और उसके लिए तमाम रास्ते बंद हैं कि वो जिस तरह मुश्किलात का सामना करता है, लोगों की बातें सुनता है, और बड़ी बर्दाश्त की बात है। इतना ढीठ आदमी नहीं कोई देखा कि जिस तरह वो लोगों की अपनी बातें सुनता है, अपनी लोकसभा में बैठ के बातें सुनता है, उनकी किस तरह की बातें हो रही होती हैं, उसके खिलाफ हो रही होती हैं, कि जिस तरह उसकी पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है कि उसने बहुत बड़ी शिकस्त 2025 में बर्दाश्त की है, और उसके बाद वो अब ये है कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर महाज पर किया है, खारजा पॉलिसी भी उसकी फेल हुई, हर जगह शिकस्त हुई है उसको। तो अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, तो वो अब दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो जी जाके इस तरह हाथ मिला लेना जयशंकर का, ये एक सिर्फ पॉलिसी है, सिर्फ हाथ मिला लिया। इसके बाद जो है अगर वो अपनी पॉलिसी को रिवर्स करता है मुल्क में, तो उसको अलहदा सुननी पड़ेंगी फिर दोबारा। उसके लिए ये बड़ा अजीब सा मुकाम है कि अगर इंडियन अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान को दहशत गर्दी करते हैं, तो फिर खुल के वाज़िया करें ना कि आइंदा से जो है वो इस तरह के कोई इस तरह काम में मुलव्वस नहीं होगा। वो दुनिया में अपना एक चेहरा दिखाना चाहते हैं कि जी एक अच्छा अंदाज से जी वो हमसाए मुल्क के साथ जो अमेरिका को दिखाना चाहते हैं, जहाँ से उसको नापसंदीदा डिक्लेयर किया गया, तो अब दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि जी वो पाकिस्तान से मिल रही हैं इस तरह जिस तरह उन्होंने उनकी बात मानी है। क्योंकि ना सिर्फ इनको सिर्फ खारजा तौर पर शिकस्त हुई खारजा पॉलिसी की, माशी तौर पर भी बड़ा पीछे जाना पड़ा, क्योंकि इन पर कोटा जो अमेरिका की जानिब से इन पर लगाई ड्यूटीज़ वगैरह लगी, इसके अलावा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो जाहिर है अपना सॉफ्ट चेहरा बनाने के लिए हाथ मिला लेना ये इतनी सी बात है, एक आम सी बात। और ये भारत
वही है जिस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। इसने हमेशा वही किया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी सूरत भी चले जाता है। आपने देखें, अब ना सिर्फ अपनी सरहदें इस्तेमाल की बल्कि अफ़गानिस्तान को भी इस्तेमाल किया, दूसरे ममालिक को भी इस्तेमाल किया। तो दुनिया पर यहाँ हो चुका है इसका चेहरा, लोग इसकी पॉलिसीज़ को भी समझते हैं। तो उन्होंने ये बिल्कुल इसी तरह है कि अपना सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए इस तरह की हरकतें, ओछी हरकतें करेगा जी, मिल के कदम बढ़ा के गए। और इस तरह जाहिर है बिल्कुल ना सिर्फ इस पाकिस्तान बल्कि जो इसका जो सारा जिस पर इनकी किया करता था, बांग्लादेश में सियासत किया करता था, अपनी तमाम जो करता था, अब वो इसकी दहशतगर्दी को वो भी समझ चुके हैं कि उनकी वो सरहद को इस्तेमाल करता है, उनके मुल्क में जो जितनी भी तकरीबकारी करता है वो भारत करता है। तो इस दुनिया में तमाम जो खिते में है, ये बेसिकली पाक फौज की और पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी की खिते में जो अमन की जो वो एक जो था, पाकिस्तान ने बताया कि वो अमन का जो है वो परचम लेके चलता और लड़ना नहीं चाहता। और फिर उन्होंने, पाकिस्तान ने ताकत का जो तवाज़न खिते में था कि भारत में कहता था कि जी हम ही हैं, सारी ताकत सारी हमारे पास है, तो पाकिस्तान ने उसको चेंज करके दिखाया है। तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसी तरह रहे और तरीके तकरीबकारी ना करे और जो भी दहशतगर्दी से पीछे हटे और माफ़ी मांगे दुनिया के सामने। अगर वो ये इस तरह करता है, सामने दुनिया भर को बताता है कि जी हम आइंदा से इस तौबा करते हैं इस तरह, तो फिर सोचा जा सकता है इसके बारे में। वरना ये मामूल की बात है, क्रिकेट की ग्राउंड में देख लिया कि उनको लोगों ने नहीं पसंद किया कि उनका हैंडशेक करना ना जो जिस तरह का रवैया अपनाया था पसंद नहीं किया। अब वो इस तरह करके देखते हैं तो उन पर मुल्क के अंदर उनके बड़ी क्रिटिसिज्म होगी और वो मोदी की वापस रिवर्स नहीं कर सकता अपनी पॉलिसीज को किसी तरीके। आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं का कान पकड़वा दें, माफी नहीं मांगता तो ये जरूरी है। लेकिन आमिर साहब, हम तो बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं। जैसे टीचर नहीं पकड़वाया करते थे बचपन में, उस तरह के उसके बाद नहीं तो टीचर कान ही पकड़वाते हैं, फिर ही बच्चे सीधे होते हैं। वही ना, उससे तो अकल आ जाती है। हमने इनके खुन्ने तो सेक दिए हैं, सीधे रास्ते पे आ जाते थे। लेकिन शायद वही नवीद साहब वाली बात के मोदी नहीं आना चाहता और नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान अमन की बात करते हैं और अमन की बात ही करता रहेगा। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि साल 2025 में भी सियासी सूरत हाल इंतशार का शिकार रही है, जबकि सियासी कशीदगी के बावजूद किस हुकूमत की कारकर्दगी कितनी बेहतर रही, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साल 2025 पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे मोड़ के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा जब एक अरसे बाद ये मुल्क आलमी सियासत के उफक पर पूरी खुद एतमादी, मजबूत मौक़िफ़ और वाज़ेह बयानी के साथ दोबारा उभरा। बरसों तक सफारती दबाव, आलमी तन्हाई, दाखिली अदम इस्तेहकाम और इलाकाई कशीदगी का सामना करने वाला पाकिस्तान इस साल न सिर्फ आलमी मंजरनामे पर वापस आया है, बल्कि उसने दुनिया को ये भी बावर कराया कि पाकिस्तान महज एक मसला नहीं, बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और आलमी तवाज़ुन का एक अहम सुतून है। ये वापसी किसी एक दिन, एक मुआहदे या फिर किसी एक शख्सियत का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक सोचे समझे कौमी बयानिए, मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी, फौल सफारतकारी और मजबूत दिफाई हिकमत अमली का समर थी। आलमी और दिफाई कामयाबियाँ अपनी जगह। अगर मुल्की सूरत हाल और हुकूमत की कारकर्दगी की बात करें तो ये हुकूमत दावा कर रही है कि मुल्क में तरक्की हो रही है, मंसूबे लग रहे हैं और आवाम की तकदीर बदल रही है। दावा यह है कि सड़कें बन गई हैं, सहूलतें दी जा रही हैं और आवाम की ज़िंदगी आसान कर दी गई है और मज़ीद आसान हो जाएगी। यहाँ हमारा सवाल ये है कि साल 2025 में किस हुकूमत की कारकर्दगी कितनी बेहतर रही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं? केपी हुकूमत की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि केपी हुकूमत की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी रही? क्या वहाँ लोगों की ज़िंदगी आसान हुई? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो एक बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो है वो बेहतर थी। हम ओवरऑल अगर अपनी फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी को देखें तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम उसका ऑब्जेक्टिवली जायजा ले सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली पंजाब जो है वो मीडिया में तो बहुत दिख रहा है कि जी बहुत काम कर रहा है। इसी तरह सिंध में भी हम देख रहे हैं, मीडिया में तो बहुत नजर आ रहा है कि जी बहुत काम हो रहा है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, ये सब्जेक्टिव है, हर किसी की अपनी राय इस बारे में हो सकती है। जहां तक फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तान एक बड़ी प्रिकेरियस किस्म की सिचुएशन में था। वो डिप्लोमेटिकली हो, वो सिक्योरिटी वाइज हो, वो पॉलिटिकली हो, वो
इवन जो है इकोनॉमिकली हो, यानी हम 23 में तो हम डिफॉल्ट के दाने पे चले गए थे। तो अगर इस 2025 का जायजा लिया जाए तो बिल्कुल एक नो बॉडी से आप डिप्लोमेटिकली इस वक्त दुनिया में आप जो है जिस तरह से ट्रंप को जो है वो गर्विदा बनाया गया, जिस तरह से अमेरिका के ताल्लुकात, यानी यही हम यहाँ पे बैठ के बातें किया करते थे कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में तो पाकिस्तान इररेलेवेंट है और अगर रेलेवेंट होगा वो अफगानिस्तान के हवाले से होगा। लेकिन ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग है और बहुत प्लेजेंट किस्म का सरप्राइज है सारी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान किस तरह से रेलेवेंट हुआ। और खसूसन यानी जो अमेरिका की पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी, 6-8 एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया के ऊपर बैंक कर रही थी और इंडिया को अपना एसेट यहाँ पे मान रही थी, इंडिया जो है वो नीचे चला गया, पाकिस्तान ऊपर आ गया। फिर पाकिस्तान ने गल्फ स्टेट के साथ किस तरह से अपने ताल्लुकात, फिर गाजा के पीस इनिशिएटिव में जो उसका रोल रहा, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपने आप को मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह कंडक्ट किया। और इसमें मैं अगेन ये बात कहूँगा कि ये प्योरली मिलिट्री डिप्लोमेसी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। अगर वो अमेरिका के साथ हो, वो सऊदी अरेबिया के साथ हो, वो गाजा के हवाले से हो, तो वहाँ पे मिलिट्री डिप्लोमेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर इकोनॉमिकली हम निकल आए, जो है वो जो डिफॉल्ट की सिचुएशन थी, अब जो है इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है, इसको आगे लेके जाना है। लेकिन एक जो और फिर अस्करी लिहाज से हमने अपना जो है वो लोहा मनवा लिया अपने से, कई गुना दुश्मन को जिस तरह से हमने शिकस्त दी वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। और शायद वो भी उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि आपको डिप्लोमेटिकली उससे काफ़ी कामयाबियां हुई। आपने अफगानिस्तान को भी उसको भी बता दिया कि इनफ इज इनफ, आप इस तरह से पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। एक चीज जो इस वक्त जरूरत है वो पॉलिटिकल क्राइसिस जो पाकिस्तान में है, इस पॉलिटिकल क्राइसिस ये जो है ये बदस्तूर कायम है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस को जो है इसको ओवरकम किए बगैर मेरे ख्याल में हम अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हम 2026 में अगर हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी स्टेबल करना चाह रहे हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमें पॉलिटिकल सिचुएशन को जो है उसको एट होम उसको ओवरकम करना होगा। सही। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं, साल 2025 में हुकूमत की कारकर्दगी कितनी बेहतर रही? आलमी लिहाज से तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। सफारती लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए और दुश्मन को भी मुंह की खाना पड़ी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आपने किस किस सूबे में कितनी बेहतरी देखी? देखिए, वफाकी सतह पे पहले स्टार्ट करते हैं बात कि इसमें शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को 2025 में जिस तरीके से हम आंगी के साथ, मिलिट्री के साथ, क्योंकि यहाँ मसला यही रहा है कि हमेशा जब कभी हम तरक्की करने रास्ता बनाते हैं तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में लड़ाई आ जाती है। शहबाज शरीफ ने एक लम्हा नहीं होने दिया। बड़े लोगों ने ख्वाहिश की कि किसी तरीके से, आज भी वंडर बॉय ढूंढ रहे हैं जिनके अपने अपने हैं, तो वो उन्होंने रास्ता नहीं दिया। फील्ड मार्शल ने, बिल्कुल जाहिर है सदर ट्रंप जब आए और क्या हालात थे, पीटीआई और एक हॉस्टाइल था कि जी बस ट्रंप आएंगे और पाकिस्तान को पता नहीं क्या कर देंगे। और फिर जो उन्होंने काबुल वाला बंदा दिया दहशतगर्द उनके हवाले से कि अमेरिकन को मारा था और जो हम लेके चले हैं सफर, फिर फील्ड मार्शल की अपनी मुलाकात हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की इकट्ठी मुलाकात होती है। वहां पे हम गजा के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं। आपको पता है 4-5 दिन से एक पूरा तूफान लगाया गया यहाँ पे। जिस तरह 3 महीने पहले फील्ड मार्शल की जो एक्सटेंशन के नाम पे एक झूठ बोला जा रहा था कि जी इनकी तो, हालांकि वो 2027 तक थी, फिर 18वीं, चूंकि ये 28वीं तरमीम आ गई 27वीं, तो उसके अंदर वो 5 साल फर्दर नए सिरे से हो गया, वरना 2 साल थे। यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन के लिए पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए घुसपैठी और पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए उन सब शैतानों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से भी सिविल मिलिट्री में लड़ाई हो जाए, और जो कि नहीं थी ना है। यही चीज हमें लेके आज यहाँ पे खड़ी है कि हम बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं। आज फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान के हवाले से कहा कि सूबाई हुकूमत बड़ी अच्छी काम कर रही है। जितना उनको दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है सरफराज बुगटी को, मेरे ख्याल में उन हालात में आप किसी और सूबे से उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ये बात DGISPR ने भी बताई थी कि जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस तय किए थे नेशनल एक्शन प्लान में, उसमें बलोचिस्तान केपी से कहीं आ गया। केपी तो स्वाय गपशप के, लाहौर पे कब्जा कर लो, इधर कर लो, सियासी बढ़त मार लो। अब आप कंपैरिजन अगर करने चले जाएं, मरियम नवाज बहुत
बहुत आगे हैं, मुराद अली शाह पीछे हैं, सीएम केपी तो अब आए नए आए हैं, उनका क्या मुकाबला करें, वो सिवाय बढ़के मारने के तो कोई काम नहीं कर रहे, ना अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल इक्तिसादी मैदान में हम बहुत अच्छे रहे कि जहां यहाँ पर डिफॉल्ट कराने के कि हम पैसे नहीं दे सकेंगे, हम जून में चले जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारे लिए बहुत अच्छे रास्ते बने। 2026 में अच्छा बहुत सारे लोग तज्जिया करते हैं कि जी ग्रोथ नहीं है, भाई ग्रोथ आप आज शुरू करें, आपका डॉलर खत्म हो जाएगा आपके पास से, क्योंकि जाहिर है आपको उसको डॉलर को भी रोकना है, या स्टेबलाइजेशन भी चाहिए, तो सियासी इस्तेकाम तो बनेगा। मेरे ख्याल में जैसे आज पेशरफ्त हुई है, ये पीटीआई ने आपने देखा था कितना शोर डाला हुआ था महमूद खान अचकजई को आप बना नहीं रहे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, आज क्या लेटर दिया है देखा आपने, उन्होंने लिखा है कि हम वहां से विड्रा कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट जो इनके लिए हर चीज में मामले में मौजूद थी स्टे के लिए, तो बार बार स्पीकर यही कह रहे थे कि पहले वहां से तो हटाओ ना, फिर मेरे पास आओ। तो आपको पता लग गया 3 महीने से एक गपशप के अलावा अपोजिशन लीडर पे क्या था, तो आप कैसे सियासी इस्तेकाम लगाएंगे कि झूठ को ही लेके चल रहे हैं, उन्हीं के बयानिए को बेच रहे हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि अब अगली दफा जब कुछ आप कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट भी आए जिससे आम आदमी के रोजगार के लिए या फैक्ट्रियां लगें, आप ये काम करेंगे तो और अच्छा 2026 इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए होगा। इंशाल्लाह। अयाज साहब आप क्या समझते हैं, पंजाब हुकूमत तो ये दावे करती है कि 90 से ज्यादा मंसूबे शुरू किए गए हैं 1 साल के अंदर और 50 से ज्यादा मुकम्मल भी कर लिए गए हैं और अवाम की जिंदगी आसान हुई है, बेहतर हुई है और मजीद बेहतर होगी, आपको लग रहा है ऐसा हुआ है? देखिए कहना तो बड़ा आसान होता है, वो क्लेम है उनका, उससे कैसे आप इनकार कर सकते हैं। आम आदमी की हालत हमारे सामने है पंजाब में जो है, 90 छोड़ के 190 मंसूबे शुरू कर दें, जब बहुत ज़्यादा मंसूबे भी शुरू कर दिए जाते हैं तो जाहिर है वो एक साथ उनको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टिल अच्छी कारकर्दगी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशुमार मुआवजों पे अच्छे काम हो रहे हैं, वो अपनी जगह है। और सिंध में भी हैरत अंगेज़ तौर पे अंदरूने सिंध भी कहते हैं कि अब एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट बेहतर हो रहे हैं, कोई हेल्थ की फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ये सारा कुछ अपनी जगह मौजूद है। केपी वाले मुसलसल शिकवा करते हैं हमें पैसे पूरे नहीं दिए जा रहे, बलूचिस्तान का तो मामला ही डिफरेंट है, वहाँ तो हालात ज़ाहिर है उसका तो किसी और सूबे से उस तरह से मुआवजना किया नहीं जा सकता। वफाकी सतह पे अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिकली बेशुमार कामयाबियाँ हैं, लातादाद जगहों पे आपको नज़र आती हैं कामयाबियाँ, दिफाई लिहाज से बेशुमार कामयाबियाँ हैं। और वो जो जंग मई थी वो उसने मतलब वो एक सुपीरियॉरिटी कायम कर दी पाकिस्तान की, वरना इस खत्ते में इंडिया और चाइना ही थे ना दो, और हम तो किसी खाते में थे ही नहीं। और इंडियंस तो यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि छोड़ें पाकिस्तान का तो जिक्र भी ना किया करें आप, पाकिस्तान के पास है क्या। वो मोदी जी का वो जुमला कि रोटी नहीं तो गोली तो है, मतलब इस हद तक तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू पाकिस्तान के बारे में शुरू हो गई थी, और हमने वो एक ही उसमें अपने एक्शन में बता दिया कि हम क्या हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इकनॉमिकली बहुत अच्छा हो गया कि नेक्स्ट किस्त IMF की लेने के हम काबिल हैं, इससे ज़्यादा मुझे मुआशी महाज पे को ख़ास कामयाबियाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दावे वहाँ भी दावे बहुत ज़्यादा हैं। SIFC के क़याम से लेके आज तक दावे ही सुनने को मिल रहे हैं। वो बिजनेस वो इजी करने का आज भी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया जी आसान बना रहे हैं। सही। आसान आप क्या बना देंगे, आपका अपना सरमायाकार बाहर जाके सरमायाकारी कर रहा है। जब एटलीस्ट पाकिस्तानी सरमायाकार ये सोच लेगा कि बाहर से अब मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर मैं समझूंगा कि वाकई इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना दिया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम सब उम्मीद से हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और ये उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि साल नौ के मौके पर अगर हम ये उम्मीद ही छोड़ जाएंगे तो कैसे बेहतरी की जानिब जाएंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि 2025 का साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, पाकिस्तान ने किस किस महाज पर बेहतरी की जानिब अपने कदम बढ़ाए, क्या कहते हैं आप फैसल साहब? देखिए अगर तीन अगर शोबे बना लेना, खारजा, दिफा और माशी पॉलिसियाँ, तो ये तो एक ज़मीनी हकीकत है कि हम खारजा पॉलिसी हमारी जो है वो कामयाब रही, हमारे दुश्मन जो है वो कम हुए। दिफा में तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो है नाकाबिल तस्कीर कुव्वत के तौर पे, एक मुस्तनद और तस्लीम शुदा नाकाबिल तस्कीर कुव्वत के तौर पे जो है वो सामने आया। एक मौज़ा था, एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई कि वो कई अशरों तक जो है उस कामयाबी को जो है वो याद रखा जाएगा, निसाब में लिखा जाएगा।
लेकिन जो माशी पॉलिसी की बात है वो तो जाहिर सी बात है, उसको तो आम आदमी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर होने के बजाय वो मज़ीद ख़राब हुई है। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जो है वो कमज़ोर हुई है। माशी पॉलिसी के हवाले से हुकूमत के जितने भी दावे आए वो अमली शक्ल नहीं इख्तियार कर सके। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आई, लोकल इन्वेस्टमेंट भी जो है बाहर गई, नई सनतें जो है वो हमें नज़र नहीं आती। हमें आईटी सेक्टर जो इस वक्त दुनिया जिसके ज़रिए हुक्मरानी कर रही है उस पर हमें कोई जो है वो काम नज़र नहीं आया, कोई उसमें हमें इनकलाब बर्पा होता हुआ या मुस्तकबिल में होने के उसके इम्कानात जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये तो एक हमारा एक कमज़ोर पहलू रहा है। लेकिन दो माज़ों पर अगर हमने कामयाबी हासिल की है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शायद जैसे आमिर साहब ने भी अच्छी बात की कि 2026 में बेहतरी आएगी। तो अल्लाह करे कि 2026 जो है वो हमारी माशी तौर पे भी हमें जो है खुशहाली का जो है वो बाइस बने। तो हमें और एक आम आदमी को क्या चाहिए, आप माशी खुशहाली आ जाए, लोगों के हालात बेहतर हो जाए तो लोगों को फिर इस चीज़ से भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि 47 है 46 है, आप कोई मसला नहीं है। लोगों के पेट में रोटी होनी चाहिए, लोगों को जिंदा रहने का जो है वो हक होना चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात लोगों की जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर ये सारे काम हुकूमत कर दे तो ठीक है, फिर तो ज़बरदस्त काम है, बेहतरीन है। सही। आप समझते हैं फैसल साहब सिंध हुकूमत ने जो दावे किए थे क्या 2025 में उसमें कुछ दावे पूरे हुए हों? नहीं तो हाँ, मैं क्या कोई भी ऐसा नहीं समझ सकता। ये तो हुकूमत खुद भी नहीं समझती कि उसके दावे उसके पूरे हो सके। अगर देखें फिर वो अगर हम उसको देंगे ना कि इसको हम माशी खुशहाली में या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो सिंध तो बहुत पीछे चला गया है। मतलब देखिए जो तबाही और बर्बादी इस वक्त सिंध में या कराची के अंदर हो रही है, सही, वो उसको आप अल्फाजों में जो है ना वो बयान नहीं कर सकते कि कितनी जो है वो एक डेवलप शहर को तबाह करने की मिसालें जो है ना आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगी। हम तरक्की याफ्ता से जो है पसमानदा बने, सही, ये एक बड़ी खतरनाक मिसाल है जो दुनिया में जो है वो सिंध के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है जिस मुल्क को ऊपर की जानिब जाना चाहिए था। और ये कहा भी जाता है कि कराची मुआशी हब है, वो ही बेहतरी की बजाय तनज़ली की तरफ जाता दिखाई देता है। इलियास साहब आप क्या कहेंगे, पंजाब हुकूमत की जानिब से इतने वादे लेकिन अवाम हमें यहाँ परेशान ही दिखाई देते, सिर्फ पंजाब में नहीं बाकी सूबों में भी यही सूरत हाल है कि अवाम परेशान ही दिखाई देते। देखिए पंजाब का अगर आप मुआवजा करेंगे ना तो पंजाब में जो कह रहे हैं कि दूसरे सूबों की बनिस्बत आप देखेंगे बेहतरी ये सब हवाले से, क्योंकि इसके पास जो NFC अवार्ड के तहत जो फंड्स वगैरह जो आते हैं उसकी यूटिलाइजेशन जो हुई डेवलपमेंट स्कीमों पर, ये वो अगरचे सैलाब भी आया, आप देखें इतना बड़ा जो है 2025 में उसको भी काबू किया इन्होंने, किसी से मदद नहीं ली और इसको किया। इसके अलावा जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं वो चल रही हैं, अगरचे वो वाली डेवलपमेंट स्कीमें इस तरह की होनी चाहिए, एजुकेशन में भी चल रही हैं, हेल्थ में भी चल रही हैं, लेकिन वो जो है उसके रिजल्ट्स उस तरह नहीं आ रहे हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में। अगरचे गवर्नमेंट की कोशिश की जा रही है कि सूबे भर में तमाम जगह फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाए, एजुकेशन वगैरह में भी बेहतरी लाई जाए, तो वो जो चीज़ें हैं इकदाम वो करने पड़ेंगे। और वो जो चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी बात है कि सूबा सबसे बड़ी ज़्यादा आवाम है, यहाँ गुर्बत की भी शरह कम होने की बजाय इसमें मजीद बढ़ गई, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। बिल्कुल वो चीज़ होनी चाहिए कि इकॉनमी का पहिया चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। इलियास साहब हम दुआ को हैं कि 2026 जो है मुल्क के लिए बेहतरी तरह आवाम की खुशहाली का साल हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह।